प्रिय भैया बहनों, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि पिछले 4 महीनों से कोरोना के कारण सारा विश्व अपनी जगह पर रुक गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो भैया बहनों का हो रहा है, पढ़ाई का हो रहा है। उस पढ़ाई को थोड़ा गति देने के लिए हम लोगों ने और ये वीडियो के माध्यम से सभी भैया बहनों को कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वीडियो का जो माध्यम है एक सरल और सुगम माध्यम है। इसके माध्यम से हम सब जब चाहें तब इसको खोल करके और अपनी जो साहित्यिक सामग्री है विषय साह उसको हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और ज़रूरत समझे तो उसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। भैया बहनों, आप सबको सादर नमस्कार। और अब हम अपने विषय पर आते हैं। हम सब विशेष करके मेरा जो अंग्रेजी विषय है उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत अल्फ़ाबेट से होती है और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स में यानी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं A to Z। जब हम इन अक्षरों को मिलाते हैं तो उनसे शब्द का निर्माण होता है। जैसे हमने मिलाया A N तो एन बन गया, IS इज बन गया। और शब्द भी 8 प्रकार के होते हैं जिनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कोई भी शब्द जो होता है वो 8 रूपों में, उसका जो चौथा पार्ट है वर्ब। वर्ब जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है VERB वर्ब। इसमें भी 4 अक्षर हैं। इन चारों को सिस्टमेटिक ढंग से जब हम लिखते हैं तो वर्ब बन जाता है। अब अंग्रेजी जानने के लिए वर्ब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी विद्वान ने लिखा है कि द वर्ब इज किंग इन इंग्लिश। अंग्रेजी में वर्ब को राजा कहा गया है। अगर हमको वर्ब समझ में आ गया तो हमको 80% अंग्रेजी अपने आप समझ में आएगी। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड 80% इंग्लिश इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ब। इस प्रकार से वर्ब को समझना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद आता है वर्ब के पार्ट। तो वर्ब के प्रमुख रूप से हम 2 पार्ट अभी आज आपको बताएंगे। एक है प्राइमरी और दूसरा है मॉडल। अब हम आपको केवल प्राइमरी बताएंगे। प्राइमरी में 3 वर्ब होती है, वी, हैव एंड डू। अब इसमें भी हम केवल आज आपको बी के बारे में बताएंगे। प्राइमरी वर्ब में आज हम बी के बारे में अध्ययन करेंगे। BE जिसका फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर। इज, एम, आर इसको हम सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं। इज का अर्थ होता है और एम का अर्थ होता है हूं, आर का अर्थ होता है हैं, हो। इस प्रकार से ये इनके अर्थ होते हैं। लेकिन सामान्य या आदर्श सूचक भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां इज का अर्थ भी हैं होता है। जैसे हमने कहा ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। यहां इज का अर्थ होगा हैं, वह एक डॉक्टर हैं। तो इस प्रकार से जैसे माय फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं, यहाँ इज का अर्थ हैं होगा क्योंकि ये
आदर सूचक शब्द प्रयोग हो रहा है आदर के साथ में, इसलिए यहाँ इसका प्रयोग है नहीं होगा। इस प्रकार से इसका अर्थ ये इज एमआर का हो गया। अब इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इज एमआर ये जैसा कि हमने बताया ये प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब में बी हैव टू, ये हमको जान लेना है कि प्राइमरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही प्राइमरी वर्ब कहा जाता है और इनकी संख्या 16 होती, 16। ये 16 केवल प्राइमरी वर्ब हैं और जो मेन वर्ब होते हैं उनकी संख्या तो हजारों में है, लेकिन जो प्राइमरी वर्ब हैं ये 16 होते हैं। इनमें आईएनजी नहीं जुड़ता है, ये इसकी जो विशेषता है। जो हमारा प्राइमरी वर्ब होता है उसमें आईएनजी नहीं जुड़ता है, जैसे इजिंग नहीं होगा, एमिंग नहीं होगा, आरिंग नहीं होगा। हैव में जाएंगे तो डूइंग, डजिंग वो मेन वर्ब में नहीं होगा। इस प्रकार से ये इसकी विशेषता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग है, पहला प्रयोग है ही सी इट, ही सी इट तथा एक वचन, जिसको हम अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं, एक वचन। ये ही सी इट प्रोनाउन है। ही सी इट तथा एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है। ऐसे ही आई, यू, वी, दे, यू, वी, दे तथा बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होगा। अब हम ये यहां समझ सकते हैं कि जो इज है हमारा ये सिंगुलर है और जो आर है ये प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि आई जो है वो सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर ये प्रोनाउन भी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ आई एम लगता है। आई के साथ सिंपल प्रेजेंट में आई एम का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है हूं। इस प्रकार से इसका सामान्य प्रयोग हो गया। आगे जो इसका प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में, जब हम सिंपल प्रेजेंट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हैं, वहां सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है। यानी इस प्रकार से देख रहे हैं कि इज एम आर का प्रयोग एक तो ये नियमानुसार हो रहा है सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा प्रयोग होगा जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें भी इज एम आर का प्रयोग होगा। लेकिन वहां इज एम आर जो है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही है कि वो किसी की सहायता करना, मेन वर्ब की वो सहायता करती है। ऐसे ही इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी होता है। यहां हमको ये समझ लेना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी इज एम आर का प्रयोग होगा और वह इज एम आर का प्रयोग करने का जो तरीका है वो सिर्फ यही है जैसे अभी हमने बताया कि ही, सी, इट तथा एक वचन के साथ इज, यू, वी, दे तथा बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी यही नियम लागू होगा। यहां ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रही है, इसमें थोड़ा सा अंतर ये होगा कि जो मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी लग जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, सिंपल प्रेजेंट में, और अगला जहां इसका प्रयोग होता है कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में लिखा रहता है होता है, होती है, होते हैं। होता है, होती है और होते हैं। यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लागू होगा, क्योंकि अंत में ता है, ती है, ते है आ जाता है। लेकिन जैसे हम हिंदी का कोई वाक्य लें, उदाहरण के लिए हमने कहा कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता
यहाँ वही इज एम आर का प्रयोग लागू होगा और लिखेंगे डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। हमने कहा कि कुत्ते के गाय के 4 पैर होते हैं, तो काउ हैज 4 लेग्स, क्योंकि हैज भी हमारा प्राइमरी का है, हमने ऊपर बताया था बी डू हैव। तो इस प्रकार से होता है, होती है, होते हैं अगर किसी वाक्य के अंत में है तो वहां भी हम इज एम आर में से कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे। अब अगला प्रश्न आ गया कि कर्ता क्या होता है। बार बार कर्ता आ रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। तो भैया बहनों, अंग्रेजी में जो लिखने का विधान है वो हिंदी से थोड़ा भिन्न है। अंग्रेजी में हम लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे ये आई लिख दिया हमने, ये सब्जेक्ट है। फिर हमने वर्ब लिख दिया और फिर इसके बाद लिखा टीचर। अब ये अंग्रेजी लिखने का विधान है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO। यहां यही समझना है कि अंग्रेजी जब भी हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस में वो हमेशा इसी प्रकार से लिखेंगे, लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इसका थोड़ा सा उलट जाता है। हिंदी में हो जाता है मैं एक अध्यापक हूं, इस प्रकार से हिंदी में बदल जाता है। हिंदी का जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा SOB, यानी पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब होगा अंत में। ये हिंदी और अंग्रेजी का अंतर, इसको हमको समझना है। तो हम बता रहे थे आपको कर्ता किसे कहते हैं। काम में किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला जो एक्टिव पर्सन होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। और सामान्यतया क्या 99% सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि जो भी सबसे पहले लिखा है वो सब्जेक्ट है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके बाद वर्ब लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। लेकिन हिंदी में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। शॉर्ट में उसको हम समझ सकते हैं SVO और SOB। इसी को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो OVS कर देते हैं, अंग्रेजी में तो पैसिव वॉइस बन जाता है। इस प्रकार से इज एम आर का ये प्रयोग है। अब जैसा कि हमने बताया कि इज एक वचन है, आर बहुवचन है। अब इज और दिस के साथ, जैसे दिस है, दिस भी एक वचन है, उसके साथ इज लगेगा। दैट एक वचन है, इज लगेगा। दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन दोज होता है, उनके साथ आर लगेगा। ये साधारण यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में ये नियम लागू होता है। जैसे हमने कहा मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम ए डॉक्टर। आई एम ए डॉक्टर, यहां एक चीज समझना है कि ये जो आई एम है ये है तो बी का फॉर्म, लेकिन यहां आई एम जो है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो इसको हम एक नया रूप देते हैं, वो रूप होता है लिंकिंग वर्ब का। लेकिन जब हम इसी को इस तरह से लिखते हैं, अभी हमने बताया था कि कंटीन्यूअस में भी एमआर का प्रयोग करते हैं। अब लिख रहे हैं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब यहां भी एम लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, लेकिन यहां आई एम जो है मेन वर्ब टीच की हेल्प कर रहा है, ये सहायता कर रहा है, इसलिए यहां ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और इसका नाम दूसरा जो है वो प्राइमरी वर्ब हो गया। और भी तीसरा नाम इसको हम करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं। इस प्रकार से ये अंतर है दोनों में। जैसे हमने कहा ही इज ए किंग, तो इज यहाँ मेन वर्ब है, लेकिन ही इज ए रूलिंग किंग, तो ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। यानी जब ये क्रियाएं ये तीनों जो है मुख्य क्रिया के रूप में काम करेंगी तो लिंकिंग वर्ब होगा, जब सहायक क्रिया के रूप में काम करेंगी तो ये हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में काम करेंगी, जैसे बताया गया था इज एम आर का प्रयोग होगा। पैसिव वॉइस में काम करेंगी, यानी यही आपको कक्षा 6 में अगर आप ये समझ लेंगे कि यही क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी लगती है, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में भी लगती है, होता है, होती है, होते हैं के लिए भी इसका प्रयोग होता है,
तो आपको आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सामान्यतया जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें ये नियम लागू होता है। अगला स्टेप आता है नेगेटिव बनाने का। नेगेटिव सेंटेंस बहुत सरल है, वेरी इजी। इसी इज आई एम आर के बाद हमको नॉट लगा देना है। भैया बहनों, जैसे हमने लिखा कि आई एम ए डॉक्टर, यही हमको नॉट लगा देना है। तो आई एम नॉट ए डॉक्टर, यानी सबसे सरल इसका नेगेटिव बनाना है। आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। तो इस प्रकार से इसका नेगेटिव बहुत ही सरल है, कुछ भी पूछना नहीं है किसी से, केवल जो मेन वर्ब है अथवा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमको नॉट लगा देना है। अब अगला स्टेप आता है इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव में भी हमको क्या करना है, इसको पहले लिख देना है। आई एम आई ए डॉक्टर, आई एम आई ए डॉक्टर, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहां एक चीज ये समझ लेना है कि आई और ओ, ये जो अल्फाबेट में दो अक्षर हैं आई और ओ, ये कभी कभी पूछा जाता है, बड़े बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आई और ओ, और ये सदैव कहीं भी लिखे जाएंगे तो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। आई प्रोनाउन है और ओ जो है इंटरजेक्शन है, इसलिए ये ध्यान में अभी अगर आपके रहेगा कि आई प्रोनाउन है और ओ इंटरजेक्शन है, जैसे कि ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, तो ये दो अक्षर कहीं भी अंग्रेजी में लिखे जाएंगे, पहले आगे पीछे बीच में, तो दे ऑलवेज विल बी रिटन इन कैपिटल। तो ये हो गया। अब जब ये हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या। अभी तक हम इसका अर्थ आपने अभी बताया था, हमने आपको इज माने है, एम माने हूं, आर माने हैं और हो, लेकिन जब ये पहले आ जाएंगे इंट्रोगेटिव में, जब सेंटेंस बन जाएगा तो इनका वो अर्थ डबल हो जाएगा, यानी वो अर्थ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक अर्थ क्या भी बन जाएगा इसका। आई एम आई ए डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम का अर्थ यहां डबल हो गया, यानी डबल इंजन जिसे कहते हैं। तो आई एम माने हूं भी हुआ और आई एम माने क्या हुआ। अब आगे हम आते हैं तो हमारा बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले हमने वर्ब को पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, और सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लगा देते हैं। आई एम आई नॉट ए डॉक्टर, इज ही नॉट ए टीचर, आर दे नॉट प्लेयर। तो हम इज एम आर को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद नॉट लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से पहला हुआ अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो वर्ब से सीधे बनते हैं, जिनको हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या मेन वर्ब कह सकते हैं। लेकिन दूसरा जो इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं वो इंट्रोगेटिव वर्ड से, जब हम इंट्रोगेशन करते हैं, जैसे कौन, कहां, कब, कैसे, कब, कितनी दूर, कितना, कब, ये शब्द अगर बीच में आ गया तो वहां थोड़ा समझने की जरूरत है कि उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि वह कौन है, वह कौन है। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव तो बन गया, लेकिन क्या नहीं आया है, ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। ये सभी टेंस, जितने 12 टेंस हैं, यही आपको समझ लेना है। ये 12 टेंस में जो इंट्रोगेटिव होगा यही फार्मूला लागू होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे वो इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। वो नियम यही है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। वो हमने लिख दिया। अब वह कौन है, वह है, तो वह चूंकि ही है तो ही के साथ बताया गया था, एक ही एक वचन है, इज लगेगा तो इज लग जाएगा, और ये सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, सबसे सरल पहचान है कि अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा होगा। इस प्रकार से अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। इस प्रकार से ये इज एंड आर का प्रयोग हो गया। हमने बताया था कि जो ये प्राइमरी वर्ब होता है, बी हैव टू,
उसी बी का ये फॉर्म आज आपने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और बी हैव टू इनका अपना कोई स्वयं में माने नहीं होता है। जैसे हम आपसे पूछे बी माने क्या होता है, हैव माने क्या होता है, टू माने क्या होता है, तो इसका स्वयं की कोई मीनिंग नहीं होती है। जब ये सेंटेंस में आते हैं अपने रूप में, जैसे प्रेजेंट टेंस में इसका सीधे उपयोग नहीं होता है, इसका सीधे नहीं, लेकिन कभी कभी आता है, इंटर में भी आता है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया आपको, ये हमने डॉट डॉट कर दिया और ये लिख दिया प्लेयर, और यहां हमने बी लिख दिया। अब यहां भरना है तो सामान्यतः बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यहां बी लिखा हुआ है, अब यहां हम क्या भरें। लेकिन अगर उसको ध्यान में है बी का फॉर्म ईएमआर होता है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में वाज पर होता है, तो वो एम भी लिख सकता है, और अगर पास्ट टेंस में लिखना चाहे तो वाज भी लिख सकता है। उसका सेंटेंस सही हो जाएगा और उसको नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से ईएमआर के अनेक प्रयोग आपको आज बताए गए। मुझे लगता है ये जो वर्ब की ओपनिंग है, जिसे हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं, तो ट्रांसलेशन में सामान्यतः ईएमआर से ही शुरुआत होती है, जो बी का प्रेजेंट फॉर्म है। तो अगर आप ये समझ गए होंगे तो मुझे लगता है कि आगे आपको अंग्रेजी पढ़ने में, ट्रांसलेशन करने में सरलता होगी। धन्यवाद।